सुप्रभात बच्चों। अभी मुझे लगता है ये थोड़ा आवाज़ ठीक आएगा क्योंकि उस समय में थोड़ा लाइट ना होने की वजह से उस कंप्यूटर पर ठीक से नहीं आ रहा था, जो आज आपके लिए बहुत आवाज़ सुस्पष्ट आवाज़ के साथ मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अध्याय चौथा आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इस अध्याय को हम देख रहे थे और मैं आपको वो स्लाइड्स दिखाता हूँ जिससे हम गुजर चुके हैं, जिसको हम देख चुके हैं। तो ये पहली स्लाइड थी, उसमें दो इंट्रोडक्शन था और हम कहाँ और किस क्षेत्र के आदिवासियों के बारे में विस्तार में देखने वाले हैं वो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है भारत के मानचित्र में। और कौन कौन से आदिवासी किस प्रकार का काम करते थे ये भी इसमें दर्शाया गया है। जैसे जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, इसके तहत हमने देखा कि कुछ झूम खेती करके जीते थे। तो और वो कहाँ कहाँ रहते थे, कैसी झूम खेती की जाती थी। उसके पश्चात हमने देखा था कि कुछ शिकारी और संग्राहक थे। तो उड़ीसा की ये खोंड आदिवासी समुदाय, यहाँ पर एक युवती का चित्र दिखाया गया है उड़ीसा के खोंड आदिवासी समुदाय से, और वो किस प्रकार की आजीविका के लिए क्या क्या करते थे ये भी हमने देखा था। फिर इन आदिवासियों के पास कैसे व्यापारी महाजन व्यापार के लिए आते थे और जंगली उत्पाद लेकर जाते थे। तो कुछ लोग जो है, कुछ आदिवासी लोग जो है वो अपने जानवर पालते थे। तो जानवरों का बहुत बड़ा झुंड उनके पास रहता था और उन्हीं के उसके ऊपर ही उनका गुजारा चलता था। तो यहाँ पर हम पंजाब में वन गुजर, आंध्र प्रदेश में लबाड़िया जैसे, कुल्लू के गद्दी समुदाय गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल समुदाय थे। यहाँ पर एक चित्र भी मैंने दिखाया था। फिर औपनिवेशिक शासन के आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, मुझे लगता है हम ये भी पॉइंट देख चुके हैं। औपनिवेशिक शासन के आदिवासियों के जीवन पर क्या है, तो मुखियाओं का क्या हुआ। तो मुखियाओं का क्या हुआ है, तो मुखियाओं के पारंपरिक जीवन पद्धति में बदलाव आ गया, जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है ना। उन्हें कहीं कहीं गांव पर ज़मीन का मालिकाना तो हक दिया आ गया, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ, मतलब वो अपने कबीले के शासक थे तो वो शक्तियाँ उनसे छीनी गई। फिर उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था या अलग से, और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत, अब क्या हो गया, प्रतिनिधि मतलब एक प्रकार का नौकर ही है। अंग्रेज़ों के एक नौकर के भांति अब उनको काम करना पड़ रहा है अपने ही कबीले के ऊपर में, और समूह को शासन में रखने की जिम्मेदारी उसके ऊपर दी जाती थी। पहले उनके पास जो ताकत थी, ताकत मतलब सत्ता या पावर, अब वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। इस तरह की स्थिति ये औपनिवेशिक शासन आने के बाद उनके जीवन पर पड़ा है। और भी आगे में है, उसको देखते हैं। फिर वो आदिवासियों के ऊपर जो लगाए गए हैं या शासन के द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, तो घुमंतु काश्तकार तो एक जगह पर टिके रहते नहीं थे। तो सबसे बड़ी समस्या अंग्रेज़ों को इन घुमंतु काश्तकारों को लगती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, इनको एक जगह बिठाने का, एक जगह पर ज़मीन देकर, भाड़े पर ज़मीन देकर उनको एक जगह बिठाने का प्रयास किया गया। कैसे किया गया, देखिए, ज़मीन के बारे में कुछ उन्होंने कानून लागू कर दिया अंग्रेज़ों ने, और प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय किया गया, माप कर ज़मीन दी गई है। इसमें विशेषकर उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा, मतलब वो अब ज़मीन जोतेंगे तो उनसे लगान भी वसूलना आसान हो जाएगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। देखिए, जो मुखिया हुआ करते थे उनको भूस्वामी और बाकियों को उन्होंने पट्टेदार। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। तो मतलब भूस्वामी प्रत्यक्ष काम नहीं करते थे, भूस्वामी ऊपर, और वो क्या करता था, अपनी जो जमीन है वो जमीन पट्टे पर, पट्टा मतलब भाड़ा, किसको देता था, पट्टेदारों को या किसानों को। इस तरह की ये व्यवस्था हुआ करती थी। इसके जो परिणाम सामने आए हैं उस परिणामों के बारे में थोड़ा देखेंगे कि आदिवासियों के ऊपर औपनिवेशिक शासन लगने के कारण क्या हुआ। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जाहिर है, जहाँ पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। बड़ा फैक्टर क्या है, मिट्टी सूखी है, हैं? और सूखी मिट्टी पर हल चलाना आसान नहीं होता, और पानी भी कम है। ये तीन फैक्टर्स
जो है ये 3 घटक जो है आदिवासियों के एक जगह पर बसकर खेती करने के इरादों को मिट्टी में मिला दिया। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से, परंपरागत ढंग मतलब झूम काश्तकारी करना, उनको जीने दिया जाए, ऐसा उन्होंने मांग रखी और व्यापक विरोध भी हुआ। उसके फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। पूरा नहीं है अभी, इसके बाद भी, इतना विरोध होने के बाद भी। अब वन कानून बनाए गए। ये वन कानूनों की वजह से तो और उनका जीवन बदतर होता गया है। कैसे? अंग्रेजों ने सांगरे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। पूरा जंगल अब किसका है? शासन का। आज भी है ना, शासन का ही जंगल है। जहाँ जिसकी कोई अपनी जमीन नहीं है, वो किसकी जमीन है? वो शासन की जमीन है। और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित किया गया। इट इज अ स्टेट प्रॉपर्टी। कुछ जंगलों को उन्होंने आरक्षित वन घोषित किया। आरक्षित का अर्थ क्या होता है? देखिए, ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा की जाती थी। इमारती वाली लकड़ी लेना है वहां से। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ये विशेष बात है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसी क्रियाकलाप आप नहीं ले सकते हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं आरक्षित वनों में। हाँ, इसलिए उनमें से बहुतों को कम काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। तो ये आदिवासियों को जंगल से बाहर खदेड़ा गया, क्योंकि अब ये जंगल आरक्षित वन हो चुका है और राज्य की संपत्ति बोलकर घोषित की गई है। अब देखिए, तो उन्होंने उनको बाहर तो भगा दिया। किनको? आदिवासियों को। तो उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। अंग्रेजों के सामने ये समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या है? समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए, स्लीपर्स क्या है? स्लीपर्स, ये देखिए यहाँ पर जो लकड़ी डाली गई है ना, ये लकड़ी का पटरी को पकड़े रखने के लिए लोहे के इस पटरी के नीचे ये जो लकड़ी के बड़े बड़े स्लेट्स डाले गए हैं, इसको कहते हैं स्लीपर्स। अब ये काट कर उनको देना था। ये दौर वो दौर था कि इसमें ज़्यादा पैमाने पर औद्योगिकरण बढ़ रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, तो ये रेल लाइनें बिछाना भी आवश्यक था। तो उनके लिए ये मजदूरों की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि जंगल से तो आरक्षित जंगल हो गए हैं अब ये, और जंगल से तो उनको बाहर कर दिया गया है। तो इस वजह से उन्होंने एक हल निकाला। ये हल है। हल मतलब समाधान, शंका का समाधान या समस्या का समाधान। क्या किया उन्होंने? तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े, अब ये जंगल है, इस जंगल में एक छोटा सा टुकड़ा दिया गया। किनको? इन आदिवासियों के कबीलों को। ये उदाहरण के तौर पर समझ लो। और शर्त रखी गई, उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। आ गया? मतलब ये पूरा जंगल के रक्षा हेतु वो काम करेंगे और जो दिए गए टुकड़े हैं उसके ऊपर खेती करेंगे। बदले में उनको मुफ्त में ये स्लीपर्स काटने के लिए अंग्रेजों को एक अपना श्रम दे देंगे इसके बदले में। देखिए, इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। ये बात है। फिर भी ये पूरी तरह से इनके हित में तो नहीं था, किसानों के या आदिवासियों के हित में तो नहीं था। तो हुआ क्या? वन सत्याग्रह, वन विद्रोह हुआ। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने तय नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हें उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार तो ऐसा हुआ उन्होंने खुलेआम बगावत कर दी, विद्रोह कर दिया। इसमें उदाहरण के तौर पर बताया जाता है 1906 में सोंग्रम संगमा के द्वारा ये असम में विद्रोह चला।
1930 में मध्य प्रांत में विद्रोह हुआ, वन सत्याग्रह हुआ। तो ये इसी के कारण हुआ है, आदिवासियों के साथ में छेड़छाड़ या आदिवासियों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाने से ये वन सत्याग्रह उत्पन्न हुए हैं। और तो और आदिवासियों के लिए और भी कौन कौन से प्रकार के जो मजबूरियां थी, समस्याएं थी, वो समस्या है व्यापार की समस्या। अब देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वो बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। पहले कैसा था, व्यापार उतना तेज नहीं था, बहुत जितने जंगल की उत्पादक कम थी उतने के लिए आते थे। अब क्या हो गया है, वन उपज, जंगल के उत्पादन, वन में उत्पादन होने वाले चीजें, इसको कहेंगे वन उपज। नकद कर्जा, वन उपज खरीदने के लिए नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। 3 पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण। ये नंबर 1 ये है, नकद उपज खरीदने के लिए, आदिवासियों को कर्जा देने के लिए और उनको मजदूरी पर रखने के लिए। क्योंकि जंगलों को अंग्रेजों ने, अंग्रेजी शासन ने क्या किया, अंग्रेज शासन ने जंगल का लकड़ी कटौती के ठेके दिए। ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट भरेगा, पास होगा, उसको जंगल से लकड़ी काट कर वो अंग्रेजों को देना है। तो ठेका दिया है, लेकिन मजदूरी तो जिन्होंने ठेका लिया उन्होंने रखना है। तो ये मजदूरी पर रखने के लिए इन आदिवासियों के पास आने लगे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने के लिए हम एक, आदिवासियों को कुछ समय लगा और हम भी एक उदाहरण इसके नीचे में देख लेते हैं, इस समस्या को समझ लेते हैं। देखिए व्यापार की समस्या क्या थी। थोड़ा रेशम उत्पादकों के बारे में ही एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। रेशम का उत्पादन एक जंगल का उत्पादन था। रेशम के कीटों को पालकर उसमें से जो रेशम निकलता था कृमि कोशों से, है ना, उन कोश, रेशम का कोश जो होता है, तो वो बेचा जाता था इन आदिवासियों से खरीदकर। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। अब इसमें एक बात है, जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। अब रेशम उत्पादन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है, मतलब जंगलों की ओर, इन आदिवासियों की ओर रुख करना है। हुआ क्या, देखिए यहाँ पर आपको चित्र में दिखा गया है, एक रेशम का कीट है और उसने विकसित कर रहा उसका एक कोश है। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल या आदिवासी समुदाय का नाम है। रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंट्स, गुमाश्ता या प्रतिनिधि, इनको भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे। उनके कृमिकोशों, ये है कृमिकोश, ये इकट्ठा कर लेते थे। अब इसकी कीमत क्या थी ये भी बताया है। 1000 कृमिकोशों की कीमत होती थी 3 से 4 रुपया। अब आप ये समझ लीजिए कि उस समय के 1000 या 3000 या 4000 रुपये समझ लीजिए, ठीक है, उस समय के, और आज की बात अगर कंपेयर किया तो। इसके बाद ये कृमिकोश जाते कहाँ थे, वर्धमान, वर्धमान यानी कि ये पश्चिम बंगाल में गया, और ये बिहार का, भेज दिया जाता था उन्हें 5 गुना कीमत पर। मतलब जो जहाँ पर 4 रुपये में मिल रहा है ऐसा समझ लो, तो 5 गुना मतलब 4 × 5 = 20। तो 20 रुपये में 1000 कृमिकोश बेचे जाते थे। निर्यातकों और रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को, बिचौली जो मध्यस्थी हुआ करता, देखिए ये बाजार है खरीदने वाले, और ये रेशम के उत्पादन करने वाले आदिवासी है, और इनके बीच में जो बिचौलियों की इधर से लेना और इधर दे देना, इन बिचौलियों को फायदा हुआ। अब ये ऐसी स्थिति, एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिया है। और इससे पहले हमने देखा कि वन आरक्षित होने की वजह से लोग इधर उधर, या आदिवासी उधर उधर काम की तलाश में जाने लगे। कहाँ गए हैं, तो काम की तलाश में यहाँ पर गए हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको, ये चाय का बागान है, चाय का बागान, आसाम में चाय बागान है ना। और खनन उद्योग, यहाँ पर नीचे जो दिया है एक माइन है, और एक यहाँ पर एक
टेक्नीशियन बैठा है और यहाँ पर मशीन चल रही है। तो ये सब क्या है, उत्खनन किया जा रहा है यहाँ पर से। देखिए ये तो रूफ है ऊपर का, रूफ मतलब जो खुदाई करके बनाया गया है। खनन उद्योग, ये दोनों उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग बन गए थे। तो यहाँ पर चाहिए कौन था, चाहिए यहाँ पर मजदूर। तो मजदूरी के तौर पर ये लोग यहाँ पर गए हैं। असम के चाय बागानों में, झारखंड के कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। और ये भर्ती कैसी की जाती थी, ठेकेदार। फिर से कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए। अब ये ठेकेदार क्या करते थे, ये आदिवासियों के बीच या भारतीय होते थे समझ लो। ये ठेकेदार ये आदिवासियों को लेकर कहाँ भेज देते थे, आसाम में और दूसरा है झारखंड में कोयला खदानों में। इन दोनों जगह पर भेज दिया जाता था। लेकिन समस्या ये थी, जो ठेकेदार जो है बहुत सख्ती अपनाते थे। ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें घर वापस लौटने को भी नहीं दिया जाता था। अब आप बोलेंगे सर ये इधर से काम पे तो इधर गए, उसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन इनकी यहाँ पर जो सप्लाई की जा रही है, ठेकेदार ये समझता था कि ये मेरे नौकर हैं और मैं उनको वेतन दूंगा, आप मुझे कितना दोगे वो बताओ। मतलब ये डायरेक्टली डीलिंग किसके साथ, खदान मालिक और बागान मालिकों के साथ ठेकेदार करता था, और कम वेतन देता था और वापस नहीं जाने देता था। अब नज़दीक से देखने पर ये हम कल देखेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसी पर ये जो हर एक स्लाइड्स में जो बातें लिखी गई है वो एक नोट्स के तौर पर उसको याद कीजिए और किताब में लिखकर उसके फ़ोटो खिंचवा कर मुझे भेजें। आज के लिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। धन्यवाद।